आइए आगे हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा इफ फोर्स F, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट देन द डायमेंशन ऑफ मास आर। कह रहा है अगर बल, वेग और समय को हम मूलभूत राशि के रूप में प्रकट करें या मूलभूत राशि माने तो कह रहा है द्रव्यमान की विमीय सूत्र क्या होगा या द्रव्यमान की विमा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल जैसे ऊपर करते थे वैसे ही हम लोग फिर से करेंगे। तो द्रव्यमान को समानुपाती कर दिया है बल, वेग और समय के, और उनके ऊपर a, b, c की घात लगा दिया। जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर बल और वेग और समय को मूलभूत राशि माना जाए तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा। तो इन्हीं से हम द्रव्यमान का विमीय सूत्र प्राप्त करेंगे। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया f की पावर a, v की पावर b एंड t की पावर c। अब ये समानुपात का निशान हटा देंगे प्रोपोर्शनल का, तो कांस्टेंट k आ जाएगा। वेयर k इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये विमाहीन नियतांक है जिसकी कोई विमा नहीं है। एंड a, b, c आर द एक्सपोनेंट्स, और a, b, c जो है हमारी ये घातें हैं। तो राइटिंग डायमेंशन ऑफ ऑन बोथ साइड वी गेट, अब दोनों तरफ की अगर हम बीमा रखें तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो इधर मास की बीमा m हो जाएगी, बाकी 0 0 हो जाएगा। इधर बल की बीमा mlt-2 होती है और पावर a है तो a लगा दिया। वेग की lt-1 होती है, पावर b है तो b लगा दिया। समय की t होती है, पावर c है तो c लगा दिया। a का अंदर गुणा कर दिया, इधर b का इसके अंदर गुणा कर दिया, c का इसके अंदर, तो सबकी घातें हो गई। m केवल एक ही जगह है तो m की घात a हो गई। l हमारा 2 जगह है तो a प्लस b हो गई घात। t हमारा 3 जगह है तो यहाँ -2 है तो -2a, यहाँ पर -1 है तो -b, यहाँ पर कुछ नहीं है, c है केवल तो +c। अब इधर जो यम है इधर यम के बराबर होगा, तो इधर यम a है, इधर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो a की पावर a बराबर 1 हो गया। अब इधर l में 0 है, इधर l में a प्लस b है तो a प्लस b बराबर 0 हो गया। t में इधर 0 है, इधर -2a -2b प्लस c है तो -2a -b प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 3 फार्मूले बन गए। अब इनको उसी तरह से सॉल्व करना है। a की जगह हम a की जगह 1 रख देंगे तो b बराबर -1 आ जाएगा, और a और b दोनों की वैल्यू इसमें रख देंगे तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी। करके देख लीजिए। अब ये सारी वैल्यू हम रखेंगे a, b और c में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 के हिसाब से ये जो इक्वेशन दिया है इसमें a, b और c की वैल्यू रखेंगे। तो a की जगह हम वहाँ पर 1 रख देंगे, b की जगह -1, c की जगह 1। तो हमारा फार्मूला यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, तो द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र आ जाएगा वो आ जाएगा Fv-1t। अब यहाँ पर देखो Fv और t को ही मूल राशि मान लिया है। फंडामेंटल क्वांटिटी कह रहा था कि अगर हम Fv t को मान लें तो उसी के फॉर्म में हमारा विमीय सूत्र भी निकलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कह रहा है द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। In a system of unit in which unit of length is 10 cm and unit of mass is 100 gram, the value of density of material will be। कह रहा है कि CGS सिस्टम में, एक MKS था दूसरा CGS था। CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो कह रहा है CGS सिस्टम में किसी पदार्थ, मटेरियल मतलब पदार्थ की डेंसिटी मतलब घनत्व तो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कह रहा है इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट, अगर उसी सिस्टम में अगर लेंथ मतलब लंबाई को 10 सेंटीमीटर नापा जाए, द्रव्यमान को 100 ग्राम माना जाए, तो कह रहा है कि घनत्व मटेरियल का या पदार्थ का क्या होगा। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन,
अब लंबाई है तो लंबाई यहाँ पे दी गई है तो इसी का यल क्यूब कर देंगे, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो हमारा घनत्व निकल आएगा। देखते हैं यहाँ पर देखिए, अब देखिए सबसे पहले आप लोग ये फार्मूला याद कर लीजिए, n1 u1 बराबर n2 u2। n1 जो है हमारा मात्रा जो दी गई है, u1 मतलब एक यूनिट में, जैसे CGS में दिया है, और मान लो हमको MKS में बदलना है तो MKS के लिए मात्रक हमारा u2 हो जाएगा यूनिट, और n हमारा नंबर मतलब कितना दिया गया है। जैसे इसमें 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व दिया था एक मात्रक में, तो वो हमारा 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब n1 हो जाएगा, n हो जाएगा 4, और u मतलब यूनिट, यूनिट हमारी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। तो n1 हमारा दिया है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हमारी u1 हो जाएगी, बराबर n2 हमसे पूछ रहा है, और दूसरे में दिया कितना है, द्रव्यमान हमको 100 ग्राम दिया था तो 100 ग्राम लिख दिए, और लंबाई 10 सेंटीमीटर थी तो 10 सेंटीमीटर लिख दिया। अब चूंकि आयतन द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व, तो आयतन के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका क्यूब हो जाएगा, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी मात्रक जो आयतन का होता है वो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें भी दिया हो क्यूब होता है। तो ये हमने रख दिया। अब इसको सॉल्व किया तो n2 की वैल्यू आ गई 40, तो दूसरे फॉर्म में हमको n2 हमारा 40 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कह रहा है द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाई। कह रहा है कोई पार्टिकल मतलब कोई कण है, वो चल रहा है, तो उसका वेग v है और समय t दिया गया है कि कितने समय में कितनी दूरी चल रहा है। अब कह रहा है कि इज गिवन बाई, उसको इस फार्मूले से बताया जा रहा है, v इक्वल टू AT प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, जहाँ पर ए बी और सी ये हमारे नियतांक हैं, कांस्टेंट मतलब नियतांक है। तो कह रहा है द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी आर, तो कह रहा है जो नियतांक ए बी और सी हैं इनकी बीमा क्या होगी, डायमेंशन मीन्स बीमा। तो इसको देखते हैं। अब 43 नंबर क्वेश्चन है, v इक्वल टू AT प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। अब इसमें एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए किसी खेत में 10 भैंसें और 5 गाय हैं, तो हम कहेंगे एक भैंस और एक भैंस बराबर कितना होगा, 2 भैंस। एक गाय और एक गाय बराबर कितना होगा, 2 गाय। लेकिन अगर हम एक भैंस और एक गाय बराबर पूछें तो आप कहेंगे इनको कैसे जोड़ेंगे, तो वो जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि भैंस अलग चीज है, गाय अलग चीज है। तो जोड़ी या घटाई सेम प्रकार की चीजें जाती हैं। तो अब यहाँ पर वही फंडामेंटल फार्मूला आपको लागू करना है, वही सिद्धांत यहाँ पर लागू करना है कि देखिए टी हमारा मान लीजिए भैंस है, तो सी भी भैंस होगा, तभी जुड़ा है, तभी जोड़ा गया है, नहीं तो जुड़ ही नहीं सकता। तो टी अगर टाइम है तो सी भी टाइम होगा, ध्यान दीजिए, टी अगर टाइम है तो सी भी टाइम होगा, तभी जोड़ा गया है। हमने बताया कि समान राशियां जुड़ती है घटती हैं। इसी प्रकार अगर ये वेग है तो ये भी पूरा वेग ही होगा, ये पूरा वेग ही होगा, और ये पूरा मिलाकर भी वेग ही होगा, तभी इसके बराबर इसको लिखा गया है। ये समय है तो इसके साथ जुड़ा है तो ये समय ही होगा। ये वेग है, अगर इसके बराबर AT लिखा गया है तो ये भी वेग ही होगा, प्लस b बाई टी प्लस सी भी v के साथ लिखा गया है तो ये पूरा भी वेग ही होगा। ये टाइम है तो ये टाइम होगा, और ये वेग है तो ये पूरा वेग होगा, ये वेग है तो ये पूरा वेग होगा। बस ये इतना अगर आपको समझ में आ गया तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए t हमारा टाइम है, कह रहा है एस सी इज एडेड टू टी, सी को चूंकि ए के साथ ऐड मतलब जोड़ा गया है
तो सी की जो बीमा है वही टी की बीमा होगी, यानी टी होगी। अब देखिए ए टी को वी के बराबर लिखा गया है। देखिए दो चीज़ों को बराबर लिखा गया है, लेकिन ये इतना ये इतने की बीमा बराबर होगी, और ये इसकी बीमा इसकी बीमा इसकी बीमा सबकी बराबर होगी, क्योंकि पीछे एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब ए टी हमारा वेग ही होगा, तो जो ए टी की बीमा होगी वो वेग की बीमा होगी, इसीलिए ए टी की बीमा बराबर एल टी माइनस वन, क्योंकि ये वेग की बीमा है। तो अब अगर हमको ए की बीमा निकालना हो तो वेग की बीमा अपान टी की बीमा कर देंगे, तो एल टी माइनस वन अपान टी यानी टाइम, तो ये आ गया एल टी माइनस टू। अब देखते हैं आगे। अब देखिए बी अपान टी इक्वल टू एल टी माइनस वन। हमने बताया था कि ये पूरा एक ही चीज है, एक ही होगा, ये पूरा वेग की बीमा के बराबर होगा, तो बी अपान टी उसने लिख दिया ऊपर, क्योंकि ये भी टी की बीमा होगी, ये भी टी की बीमा अभी हमने निकाला है, तो इसीलिए इसने बी की बीमा अपान कैपिटल टी लिख दिया, यानी समय की बीमा बराबर वेग की बीमा, तो एल टी माइनस वन हो गया, क्योंकि ये भी वेग के बराबर है। तो बी की बीमा आ गई, ये इधर चला जाएगा, तो ये और ये कट जाएंगे, तो एल, यानी बी की बीमा एल हो जाएगी। इस प्रकार से हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, ये भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है। एन इक्वेशन इज गिवन हियर पी प्लस ए अपान वी स्क्वायर बराबर बी थीटा अपान वी, वेयर पी इक्वल टू प्रेशर, वी इक्वल टू वॉल्यूम एंड थीटा इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कह रहा है एक समीकरण दिया गया है P प्लस ए अपान वी स्क्वायर बराबर बी थीटा अपान वी। कह रहा है इसमें P हमारा प्रेशर यानी दाब है, V हमारा आयतन है यानी वॉल्यूम है, और थीटा हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी कि ये तापमान है। एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण या संपूर्ण पूर्णांक में तापमान है। तो कह रहा है इफ ए एंड बी आर कांस्टेंट द डायमेंशन ऑफ ए विल बी। अगर ए और बी हमारे नियतांक हैं तो ए की बीमा क्या होगी। ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था 43 नंबर, ये 44 नंबर, ये नीट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। आपके 11-12 में जो एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम, उनमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से समझिए। तो देखिए फिर वही चीज़ लागू करेंगे जो पीछे कह रहा है कि समीकरण P प्लस ए अपान वी स्क्वायर इक्वल टू बी थीटा अपान वी। सिंस ए अपान वी स्क्वायर इज एडेड टू प्रेशर, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ए अपान वी स्क्वायर एंड प्रेशर P विल बी द सेम। कह रहा है चूंकि P को ए अपान वी स्क्वायर के साथ जोड़ा गया है, तो चूंकि P हमारी भैंस है तो ए अपान वी स्क्वायर भी भैंस होगा। तो P अगर हमारा दाब है तो ए अपान वी स्क्वायर भी दाब होगा। तो अगर हम दाब की बीमा बराबर ए अपान वी स्क्वायर की बीमा लिखें तो कोई गलत नहीं होगा। इसीलिए उसने लिख दिया कि दाब की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, ए अपान वी स्क्वायर की बीमा बराबर ए हमारा कांस्टेंट है अपान वी हमारा नीचे आयतन है, तो आयतन का मीटर क्यूब या लीटर क्यूब होता है, तो लीटर क्यूब अपान, ये लीटर है, देखिए लीटर में लिखा है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। तो लीटर में चूंकि नाप रहा है आयतन को, तो एल क्यूब लिख दिया और ये स्क्वायर, तो ये आ गया एम एल इनवर्स टी माइनस 2। ये हमारा, अब इसको बराबर कर दिया दाब की बीमा, ये दाब की बीमा है, इसको इस तरह लिखा है P बीमा ऑफ P की बीमा, इसको बड़े कोष्ठक बंद कर दें तो A अपान वी स्क्वायर की बीमा हो जाएगी। तो A की बीमा हमारी क्या होगी, P की बीमा और वी स्क्वायर की बीमा, ये इसके साथ आ जाएगा। तो A की बीमा हमारी हो जाएगी P यानी दाब, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है,
तो mL(T-2) ये बल की हो गई और दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल नीचे L² हो जाएगा। तो ऊपर आएगा तो mL−T-2 हो जाएगा दाब की, और इधर ये वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम का L³ होगा और ये स्क्वायर है तो 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ml, ये ऊपर जाएगा mL−T-2 और ये इधर L⁻6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 से घट जाएगा, तो mL⁵ T⁻²। वही देखिए यहाँ लिखा है mL⁵ T⁻²। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल लेंगे। अब देखिए इसी प्रकार से हम b की भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर a की निकाले हैं वैसे b की निकाल लेंगे। ये पूरे की बीमा बराबर ये पूरे की बीमा होगी। तो ये बीमा ये दाब की हो गई, ये भी दाब की, तो ये पूरी भी दाब की ही होगी। तो इसकी बीमा बराबर दाब की लिख देंगे और सारा टेम्परेचर थीटा की जगह टेम्परेचर लिख देंगे। केल्विन में के, ये के हो जाएगा, इसका L³ हो जाएगा, तो b की बीमा निकल आएगी, इधर p की रहेगी। ऐसे आप b की भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनल कांस्टेंट। इसमें विमीय सूत्र जिसका हो उसको डायमेंशनल कांस्टेंट या विमा युक्त स्थिरांक बोलते हैं। स्थिरांक विमाहीन होते हैं ज़्यादातर, लेकिन कुछ विमा युक्त भी होते हैं। तो वही कह रहा है कि कौन सा इनमें है जिसमें डायमेंशन होता है, यानी विमा होता है। तो डायमेंशनल कांस्टेंट पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पर देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड पॉइजन्स रेशियो, ऑल द देयर आर रेशियो। रिलेटिव डेंसिटी क्योंकि रिलेटिव है दूसरे के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम देखें जैसे डेंसिटी रिलेटिव है, मतलब जैसे पानी के घनत्व को हम तेल के घनत्व से तुलना करें तो घनत्व कट जाएगा, तो इसलिए रिलेटिव डेंसिटी की कोई बीमा नहीं होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, जैसे पानी का निकालें हवा के सापेक्ष, तो हवा का अपवर्तनांक पानी का ये भी कट जाएगा, तो इसकी बीमा नहीं होती है, इसलिए इनके बीमा नहीं होगी। पॉइजन्स रेशियो, अब देखिए पॉइजन्स रेशियो होता क्या है पहले इसको समझिए। तो कोई भी वस्तु हो उसमें पार्श्व विकृत तथा प्रत्यक्ष विकृत के अनुपात के ऋणात्मक मान को पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। तो पार्श्व विकृति और प्रत्यक्ष विकृति दोनों के अनुपात को के ऋणात्मक मान को पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। तो चूंकि रेशियो है पार्श्व विकृति और प्रत्यक्ष विकृति का, तो जाहिर सी बात है कि कोई अनुपात होगा तो विकृति कट जाएगी, तो इसका भी कोई विमीय कांस्टेंट ये भी नहीं है। तो अब चौथा ऑप्शन हमारे पास बचता है 45 का बी जो दिया गया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी हम लोग m⁻L³ T-2 बीमा निकालते थे, तो इसलिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, इसकी बीमा होगी। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कह रहा है टर्पेंटाइन ऑयल यानी तारपीन का तेल इज फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R। तारपीन का तेल एक ट्यूब से फ्लो हो रहा है, बह रहा है, जिसकी लंबाई L और त्रिज्या R है। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ ट्यूब इज P। दोनों ट्यूब के बाहरी छोरों पर, जहाँ से एक तरफ से तारपीन का तेल जा रहा है दूसरी तरफ से निकल रहा है, उनका दबाव P है। कह रहा है द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज गिवन बाई, जो श्यानता है हमारी द्रव की उसको दिया गया है ईटा बराबर PR² - x² 4VL। वेयर V इज द वेलोसिटी ऑफ ऑयल, जहाँ पर V हमारा तेल का वेग है, एंड ए डिस्टेंस x, और दूरी x है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ट्यूब, ट्यूब की एक्सिस से दूरी x है। ट्यूब की एक्सिस अब क्या होगी, तो मान लीजिए एक तरफ ये है एक तरफ ये है, तो ये बीच वाली हमारी ये जो होगी ये ट्यूब की एक्सिस होगी,
तो यहाँ से मान लीजिए इतना दूरी है, तो इसी को उसने x बता दिया। x यहाँ से इतना दूरी, इसी को x मान लिया। तो वही कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ ईटा आर, तो ईटा जो है इसका हमें विमीय सूत्र निकालना है। सीधा सीधा आंसर है, पीछे बहुत बार कर चुके हैं। तो पहले सबकी बीमा लिख देते हैं। डायमेंशन ऑफ बीना, पी प्रेशर दिया गया है, दाब उसकी बीमा होती है ml इनवर्स t माइनस 2। डायमेंशन ऑफ आर, आर जो त्रिज्या दी गई है उस ट्यूब की, तो आर के लिए लेंथ में नापेंगे तो यल हो जाएगा। वेग के लिए तारपीन के तेल का वेग, तो वेग का LT माइनस 1 हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ एल, जो दूरी x दी गई है उसके लिए हमारा यल हो जाएगा। x कहें या यल एक ही बात है। तो डायमेंशन ऑफ ईटा बराबर पी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4VL। तो P दाब की बीमा ये लिख दिया। अब ये देखिए आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारी दूरियां हैं, इसका मतलब इनकी बीमा यल होगी, तो यल स्क्वायर लिख दिया गया। अब देखें यहाँ एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर नहीं लिखना है कि घटा के कहे तो 0 आएगा, नहीं, ये भी बीमा है यल की, ये भी बीमा है, तो यल स्क्वायर लिख दिया गया, क्योंकि ये घटा कर जो भी आएगा उसका भी यल स्क्वायर ही होगा। मान लीजिए कोई क्षेत्रफल 20 है और कोई क्षेत्रफल 10 है, तो उसमें घटाएंगे तो 10 क्षेत्रफल की बीमा लिखना पड़ेगा कि नहीं, 10 मीटर स्क्वायर, तो घटेगा भी तो भी बीमा तो रहेगी ही, इसलिए एल स्क्वायर लिखा। अपान 4, 4 की कोई बीमा नहीं होगी क्योंकि अंक है। वी वेग है तो LT माइनस 1, एल दूरी है तो उसका यल, सॉल्व किया तो आ गया ml इनवर्स t माइनस 1। तो इतना हमारी ये बीमा हो जाएगी ईटा की, जो ईटा हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कह रहा है द टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाई P बराबर P0 एक्सपोनेंशियल माइनस AT स्क्वायर। कह रहा है कि समय पर निर्भर एक भौतिक राशि है जिसका नाम P है, और P पर कैसे निर्भर है वो इस सूत्र से बता रहा है कि P इक्वल टू P0 एक्सपोनेंशियल माइनस AT स्क्वायर ब्रैकेट में। कह रहा है वेयर A इज ए कांस्टेंट एंड T इज टाइम, A हमारा नियतांक है और T हमारा समय है। तो कह रहा है द डायमेंशन A, ये जो A है हमारा नियतांक, उसकी बीमा होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, ये हमको बताना है। तो देखते हैं 47वां क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर गिवन P बराबर P0 e की पावर माइनस एल्फा टी स्क्वायर, वहाँ पर A था, यहाँ पर अल्फा लिखा है, उसी को A मान लीजिए। अब देखिए एल्फा टी स्क्वायर इज डायमेंशन, किसी भी एक्सपोनेंशियल की अगर घात लगी है तो वो हमेशा बीमाहीन होती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो वही है एल्फा टी स्क्वायर इज ए डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस, मतलब एल्फा टी स्क्वायर डायमेंशनलेस है। क्यों है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के ऊपर घात लगी है, इसलिए हमारा डायमेंशनलेस होगा। तो एल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू, किसी चीज़ की डायमेंशन नहीं होगी तो उसको किस तरह लिखा जाता है, जैसे यम की डायमेंशन नहीं है तो उसके ऊपर 0 लिखेंगे, और किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। तो एल्फा टी स्क्वायर की पावर 0 है, डायमेंशनलेस है चूँकि, तो इसकी पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या है, ये बराबर 1 होगा। तो वही एल्फा टी स्क्वायर बराबर 1 लिख दिया, तो एल्फा बराबर 1 अपान टी स्क्वायर हो जाएगा, इधर चला जाएगा। तो एल्फा की बीमा आ गई t माइनस 2। इस प्रकार से हम लोग इसको निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कह रहा है P रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर, P हमारा कोई रेडिएशन मतलब प्रकाश की तरंगे हैं, उसका जो है प्रेशर बता रहा है। ऊष्मा मतलब रेडिएशन ऊष्मा की भी हो सकती है। C रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट, C प्रकाश का वेग है। यस रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी, यस हमारी ऊष्मा की ऊर्जा को बताएगी, रेडिएशन की एनर्जी को। स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, किसी एरिया यानी क्षेत्रफल से वो स्ट्राइक मतलब टकरा रही हैं प्रति सेकेंड, पर सेकेंड लिखा है। तो कह रहा है द नॉन जीरो इंटीग्रल्स x y z सच दैट
तो p की पावर x, s की पावर y, c की पावर z इज डायमेंशनलेस r। तो कह रहा है अगर ये पूरा डायमेंशनलेस है तो x, y, z की वैल्यू क्या होगी। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेना है। कह रहा है p हमारा ऊष्मीय प्रेशर है, c हमारा प्रकाश का वेग है और s हमारी ऊष्मीय ऊर्जा है और ये किसी क्षेत्रफल में प्रति सेकंड टकरा रहे हैं। तो कह रहा है कि x, y, z जो कि नॉन जीरो इंटीगर है, मतलब जीरो नहीं है, इनकी मात्रा यानी जीरो नहीं है। तो कह रहा है p की पावर x, s की पावर y, c की पावर z है अगर, और ये पूरा डायमेंशनलेस है, मतलब बराबर 1 लिखेंगे हम आगे जब सॉल्व करेंगे। तो x, y, z की वैल्यू क्या है इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे हमने मान लिया, चूंकि कह रहा है कि डायमेंशनलेस है तो एक कांस्टेंट लिख दिया, विमाहीन k कह दिया, ये बराबर हो जाएगा p, s, c और x, y, z उसकी पावर हो जाएगी जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। अब k इज ए डायमेंशनलेस, चूंकि विमाहीन है तो k की बीमा सब जीरो हो जाएंगे, तो m0, l0, t0 लिख देंगे। अब डायमेंशन ऑफ p, अब फोर्स की बीमा, प्रेशर की बीमा यानी दाब की बीमा क्या होगी, ml इनवर्स t-2। देखिए निकाल के बताया है, वैसे निकल आएगा, पीछे बहुत बार कर चुके हैं तो हम इसलिए नहीं बता रहे। अब डायमेंशन ऑफ यस, यहीं पर ध्यान दीजिए, यही मेन खेल है, इसी जगह अगर आपको समझ में आ गया तो आ जाएगा। देखिए जब क्वेश्चन में कह रहा था कि यस हमारा रेडिएशन एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा है प्रति क्षेत्रफल प्रति सेकंड, तो एनर्जी प्रति एरिया प्रति सेकंड लिख दिया, यानी एनर्जी बटे एरिया इंटू सेकंड लिख दिया। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे लिख दिया। अब इसी से यस की हमारी बीमा आ जाएगी। तो ऊर्जा की ml² t-2 होती है, कई बार निकाल चुके हैं। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो कार्य की इसी से निकाल लीजिए, कार्य ऊर्जा ही कार्य में बदल जाता है, तो जो कार्य की बीमा होगी वही ऊर्जा की होगी। एरिया यानी क्षेत्रफल, तो l² टाइम यानी समय, तो t आ गया, तो mt-3 हो गया। अब डायमेंशन ऑफ c प्रकाश का वेग है, तो lt-1 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है सब्स्टिट्यूटिंग दीज डायमेंशंस इन इक्वेशन 1। अब ये सब चीज़ें जो है, जो ये बीमा आ गई हैं, इनको ये इक्वेशन 1 में पूरा रख देंगे, समीकरण 1 में। तो ये देखिए डायमेंशनलेस है तो इसकी 0 हो गई, और ये हमारी दाब है तो दाब की बीमा लिखा है, इसकी पावर x है, और ये हमारा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, इसकी बीमा mt-3 है, इसकी पावर v है। ये हमारा प्रकाश का वेग है, तो इसका लिखा है lt-1, और ये z इसका पावर है यानी घात, सब लिख दिया। अब इसको सॉल्व किए तो ये इक्वेशन बन जाएंगे। अब देखिए इसमें m की x हो जाएगा, m ये y हो जाएगा, तो x प्लस y बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यल में देखिए -x हो जाएगा और ये z हो जाएगा, तो -x प्लस z बराबर 0, इसमें है ही नहीं यल, तो इसको छोड़ देंगे। t में देखिए इधर -2x हो जाएगा, -z हो जाएगा, तो -2x, इसमें भी t है तो -2x -3y -z, तो -2x -3y -z इक्वल टू 0। अब इन सब को सॉल्व करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा, z बराबर 1 आ जाएगा। अब ये सी वाले ऑप्शन में ये दी गई है वैल्यू, इसलिए सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इनको सॉल्व नहीं करना है, आप लोग समीकरण निकाल के सॉल्व करिएगा। एक हमने सॉल्व करके बता दिया था, अगर कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब 49 देखते हैं। कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन f ऑफ ए मास m सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज गिवन बाय ए रिलेशन f बराबर a mx ky, where a is a dimensionless constant, the value of x and y are। कह रहा है कि एक स्प्रिंग है, उसके नीचे इस तरह समझ लीजिए कि ये मान लीजिए कोई छत है,
उससे ये स्प्रिंग से ये द्रव्यमान m लटका दिया गया है, ये हमारा m द्रव्यमान लटका दिया गया है। तो ये खींच के छोड़ेंगे तो ऊपर नीचे चलेगा, तो यानी बल लगेगा इस पे, बल लगा के खींच के छोड़ दिए तो ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो वही कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ, तो ये जब ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करेगा तो उसकी कुछ आवृत्ति होगी, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। तो वही कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ ऑफ ए मास एम, एक यम मास है, मान लो स्प्रिंग में लटका है या स्प्रिंग का ही मास यम हो, तो कह रहा है उसकी आवृत्ति एफ है जो यम द्रव्यमान स्प्रिंग से लटकाया गया है, और यह स्प्रिंग का ही द्रव्यमान एम है, और उसका कांस्टेंट के है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। और कह रहा है इसको इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, एफ बराबर ए एम की पावर एक्स के की पावर वाई, जहाँ कह रहा है कि ए हमारा ये जो ए है ये डायमेंशन लेस है। इसका मतलब कि एफ इज प्रोपोर्शनल, यानी एफ समानुपाती होगा एम के, और समानुपात के चिन्ह को हटाने के लिए ए हमारा नियतांक लिखा गया। तो कह रहा है एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, तो इसको देख लेते हैं। तो जैसे दिया है वैसे हमने लिख दिया क्वेश्चन में। तो एफ बराबर ए एम की पावर एक्स के की पावर वाई, डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, एफ हमारा फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति है, आवृत्ति का फार्मूला, आवृत्ति का मात्रक होता है चक्कर प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड हमारा इसकी बीमा है वो होगा मात्रक। समय के मात्रक का उल्टा होता है आवृत्ति का मात्रक, तो समय का टी होता है तो आवृत्ति का t-1 होगा, और सब 0 0 हो जाएगा। ए हमारा विमाहीन है तो इसका सब 0 रहेगा, यम हमारा द्रव्यमान है तो यम हो जाएगा, के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट की बीमा होती है यम t-2। अब स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए जो है स्प्रिंग का आवर्तकाल का फार्मूला होता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट m/k, ये k ही हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये रूट हटा देंगे तो t² बराबर 4 पाई स्क्वायर m/k हो जाएगा। तो k इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m/t² हो जाएगा। अब ये 4 पाई स्क्वायर की कोई बीमा होगी नहीं, तो k इक्वल टू हमारा यम की बीमा द्रव्यमान है तो यम हो जाएगा, t की t² हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा तो mt-2 ये हमारी स्प्रिंग कांस्टेंट की बीमा हो जाएगी mt-2, वही mt-2 यहाँ पर लिखा है। तो अब देखते हैं, तो अब सारी वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में सब वैल्यू रख देंगे। तो m0 L0 t0 हो जाएगी आवृत्ति की, और ये हमारा बीमाहीन है तो इसको छोड़ दिया, ये m की पावर x है, और k की बीमा mt-2 इसकी पावर y हो जाएगी। तो x प्लस वाई, m इसमें भी है m नहीं, तो x इस m का इसमें y का गुणा होगा तो y, तो m की पावर x प्लस y हो जाएगी। तो x प्लस y बराबर 0, इसलिए अब t में देखते हैं तो t इधर है ही नहीं, इधर है केवल, तो -2y बराबर, इधर देखिए 0 है, y पे इधर अब देखिए यल है ही नहीं, इधर यल है ही नहीं, तो t वाले में जाएंगे तो -2y, इधर t में -1 है तो -2y बराबर -1, तो y बराबर 1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। तो x की वैल्यू अब इसमें y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई -1/2, तो x और y की वैल्यू आ गई। डी ऑप्शन में दिया है इसलिए डी वाला हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 में कह रहा है इफ x बराबर 80 + bt स्क्वायर वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन किलोमीटर, वेयर t while t is the time in second,
देन द यूनिट ऑफ बी इज। कह रहा है ये समीकरण है, इसमें यक्स जो है वो किसी वस्तु या द्वारा तय की गई दूरी है किलोमीटर में, टी हमारा कह रहा है टाइम है सेकंड में, तो कह रहा है बी की यूनिट क्या होगी, बी की यूनिट क्या होगी, यूनिट मतलब मात्रक, बीमा नहीं पूछा इसमें मात्रक। तो अब देखिए यक्स हमारा किलोमीटर है तो बी टी स्क्वायर पूरा हमारा किलोमीटर ही होगा। हमने बताया था यक्स का जो मात्रक होगा वही बी टी स्क्वायर का होगा, वही ए टी का होगा, क्योंकि समान राशियों को जोड़ा घटाया जा सकता है। तो अगर ये हमारा मीटर है तो ये पूरा ये भी मीटर होगा, ये भी मीटर होगा, तो ये पूरा किलोमीटर हो गया। तो बी टी स्क्वायर बराबर किलोमीटर, तो बी बराबर किलोमीटर बटे टी स्क्वायर, टी हमारा सेकंड में है तो किलोमीटर बटे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सी ऑप्शन है, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिख दिया है कि यूनिट ऑफ बी इक्वल टू एक्स अपॉन टी स्क्वायर, तो एक्स हमारा किलोमीटर है, टी हमारा सेकंड है तो सेकंड का स्क्वायर। सी ऑप्शन है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 50 तक हो चुका है, अब 51 से अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे, या थोड़ा टाइम लगेगा इसी में देख लेते हैं, अगले लेक्चर में करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं।